नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आपका सभी का स्वागत है। ये हम लोग का पहला सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग एग्जेम्पशन का। एग्जेम्पशन ऑफ गुड्स इन जीएसटी एंड एग्जेम्पशन ऑफ सर्विसेज इन जीएसटी। तो हम लोग एग्जेम्पशन ऑफ सर्विसेज इन जीएसटी कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका प्रिंसिपल नोटिफिकेशन देख लेंगे। फिर प्रिंसिपल नोटिफिकेशन के पास जितने भी उस प्रिंसिपल नोटिफिकेशन को अमेंड करने के लिए जितने भी नोटिफिकेशन आया उसकी एक लिस्ट बनाई है, वो देख लेंगे। प्रिंसिपल नोटिफिकेशन का ओपनिंग पैराग्राफ में कौन कौन से सेक्शंस लिखे हुए हैं उसको एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद एक एक सीरियल नंबर पे भी चलते जाएंगे सर्विस अकाउंटिंग कोड के साथ। आइए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ये देखिए रेट नोटिफिकेशन ये हम लोग कर चुके हैं, ये पूरा का पूरा। अब हम लोग एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में आ रहे हैं। वैसे तो ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन भी हम लोग एक बार इसका ऑर्डर बता चुके थे, लेकिन एक बार दोबारा से गुड्स के लिए जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है एग्जेम्पशन का, वो 2/2/2017 और ये सुपरसीड कर गया 10/2025 से। तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन सर्विसेज में एक ही प्रिंसिपल नोटिफिकेशन चल रहा है 12/2017 और इसका पैरेलल नोटिफिकेशन है 9/2017। एग्जाम्शन किस सेक्शन में मिलती है? जीएसटी में सेक्शन 11 में एग्जाम्शन है और आईजीएसटी में सेक्शन 6 में एग्जाम्शन है। तो सेक्शन 11 भी पढ़ना पड़ेगा। क्या करता है, मैं एक बार सेक्शन 11 निकाल लूं आपके साथ। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई सर्विसेज या आउटपुट सप्लाई वेदर ऑफ सर्विसेज और वेदर ऑफ गुड्स इज एग्जाम्ड, तो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने बाई चांस जो सप्लाई एग्जाम्ड है उस पे टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा? तब भी नहीं मिलेगा। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एग्जाम था बट यू कलेक्टेड द टैक्स, कैन यू क्लेम द आईटीसी? मैं आप रिफ्रेम करता हूं। मान लीजिए आपका आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज एग्जाम था, यू अवेल्ड द आईटीसी, नोटिस आता है आपके पास कि आपका ये सप्लाई एग्जाम था, आपने टैक्स कैसे कलेक्ट किया, इसको हम एग्जाम मानेंगे और जो आपने आईटीसी लिया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इज इट अ वैलिड नोटिस? But ITC can be taken only for the taxable inward यस। supply. तो आप बोल रहे हैं जो अदर गुड्स का टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई और सर्विसेज का था उसका आईटीसी यूटिलाइज किया गया एग्जाम आउटवर्ड सप्लाई को टैक्स दें, तो वो तो बात अलग ही होगी सर कि वो टैक्स तो भरना पड़ेगा और अवेल नहीं कर सकता आईटीसी। तो कहने का मतलब जो आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स दिया वो तो गया ही गया, प्लस हाँ आपको आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ करेक्ट? बिल्कुल सर, यस। ओके, करेक्ट करेक्ट। तो अगर कोई ऐसा करता है, सोचता है कि मैं आईटीसी लेके एग्जाम सप्लाई में टैक्स कलेक्ट कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ ओके, दूसरा जो एग्जाम्शन दी जाती है वो कंडीशनल एग्जाम्शन दी जाती है या एब्सोल्यूट एग्जाम्शन दी जाती है? कंडीशनल कंडीशनल कंडीशनल। जैसे मैं आपको दिखलाता हूं, ये एग्जाम्शन देखेंगे सीरियल नंबर 1, यहां पर कंडीशन निल लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कौन सा एग्जाम्शन हो गया? एब्सोल्यूट हो गया। कोई कंडीशन अटैच नहीं है, याद रखिएगा, कोई कंडीशन अटैच नहीं है। लेकिन ऐसा कई जगह लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है कि आपको आईटीसी नहीं लेंगे तभी हम एग्जाम करेंगे। पॉसिबल है? हेलो, if you do not avail the ITC, then only we will give you exemption. Then it is a conditional कंडीशनल। exemption. Then it is a कंडीशनल एग्जाम। और रेट नोटिफिकेशन में तो हमने ऐसे पढ़े भी हैं कि अगर आप आईटीसी नहीं लेंगे तो हम रेट कम कर देंगे, और ये भी पॉसिबल अगर आप आईटीसी नहीं लेंगे तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो कंडीशन कुछ भी लगा सकते हैं, एंड यूज का कंडीशन लगा सकते हैं कि आप इन्हीं को सप्लाई करेंगे तो हम एग्जेम्पशन देंगे वरना नहीं देंगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यस तो एक बार पढ़ लेते हैं। Where the government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendations of the council, by notification, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions, as may be specified therein, goods or services or both of any specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon, with effect from such a date as may be specified in such notification। ये सबसेक्शन 1 है। अब जब हमने ये रेट नोटिफिकेशन का ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ा था तो उसमें भी क्या लिखा हुआ था? ये सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। तो एक बात बताइए, ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जो है इसमें कंडीशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन है। और ये एक इंटरेस्टिंग है इन द पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक के लिए। सबसेक्शन 2 पढ़ रहा हूं। Where the government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendation of the council, by special order in each case, under circumstances of an exceptional nature, to be stated in such order, exempt from payment of tax any goods or services or both on which tax is leviable.
तो ऐसा कोई ऑर्डर आया नहीं है, और अगर ऑर्डर आ जाता है तब उनको क्या करना पड़ेगा वो यहाँ लिखा हुआ। द गवर्नमेंट में, अब देखिए यहाँ पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ही वो स्पेशल ऑर्डर लेके आ रहे हैं, तो नोटिफिकेशन लाने में क्या दिक्कत थी? द गवर्नमेंट में इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द स्कोप or applicability of any notification issued under section 11 subsection 1 or order issued under section 11 subsection 2, insert an explanation in such notification or order as the case may be by notification at any time within 1 year of the issue of notification under section 11(1) or order under section 11(2), and every such explanation shall have effect as if it had always been part of such of the first such नोटिफिकेशन ऑर्डर एज द केस में भी। ऐसा कोई एग्जाम्पल तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग को याद आ रहा है कोई एग्जाम्पल जहां पर गवर्नमेंट ने ऐसा किया हो? ऑर्डर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक ऑर्डर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, रुक जाइए, एक ऑर्डर है, सर्च कर। ये तो कह रहे हैं ये पुराना है क्या? 2019, सर्टन रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड सीकिंग क्लैरिफिकेशन एज रिगार्ड्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बोलता सेक्शन 5(1) के कारण। ये आईएफसी कहाँ है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये शायद गुजरात में ही है सर। ये गिफ्ट सिटी में है क्या ये? शायद यही हाँ है। सर, जी सर। Services provided by AFC and ADB are exempt from GST in terms of provisions of this act. तो दिस एक्ट इज ओवरराइडिंग जीएसटी। ये कैसे होगी? और देखते हैं, ऑर्डर तो आना चाहिए ना ऐसे। सारे लोग वही वाला एनी एग्जाम्पशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ऑफ जीएसटी। एक मिनट होल्ड, मैं देखता हूँ। सर बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ बख्शेटी जी। शायद सर्कुलर से एग्जाम्पशन दिया गया है उसको। हाँ मैंने देख लिया, वो सर्कुलर ही है, ऑर्डर Okay. नहीं है, ऑर्डर नहीं, नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऑर्डर नहीं है। तो मैं ऑर्डर ढूंढ रहा था, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11 सबसेक्शन 2 में ऐसा कोई ऑर्डर आया नहीं। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर इस जीएसटी काउंसिल रिकमेंड ही कर देगा तो फिर नोटिफिकेशन लाने में तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाई दे आर कमिंग आउट विद द ऑर्डर बाय स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस? और ये भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। और अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर टू बी स्टेटेड इन सच ऑर्डर। तो ऐसा कौन सा सर्कमस्टांसेस है भाई? देखिए मैं ये सोच रहा था कि नोटिफिकेशन लाने में मान लीजिए टाइम लग रहा है, तो टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इज देयर। यहाँ भी रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल है, फिर ऑर्डर लाने का क्या मतलब बना? अन्वेश, डू यू हैव एनी आइडिया? Sir, the section 11(1) is applicable pan-India. It is an exemption generally. However, 11(2) is not generally for entire India. मान के चलिएगा कि किसी एरिया में फ्लड आया है या कुछ नेचुरल कैलामिटीज आया है, तो हाँ only those areas, if they want to give exemption, then they will give it under 11(2), not under 11(1), because 11(1) is for entire India. अच्छा, तो इन जीएसटी देयर कैन नॉट बी एनी एग्जाम्पशन फॉर ए पर्टिकुलर person because both are in public interest, and public interest you are defining India or a particular state or a particular district or a particular industry also. Generally, not a particular industry, sir. It is particular because they want to bring about exceptional situation. So, exceptional nature is often related to the natural calamity. So, region के लिए आता है, industry के लिए नहीं आता है. लेकिन there is no specific prohibition कि industry को नहीं दे सकते हैं. They can give it if there is an exceptional need. मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्साइज और सर्विस टैक्स में दे हैव कम आउट विद स्पेशल एग्जाम्पशन फॉर ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री। कस्टम्स में तो बहुत है, तो यहाँ हम लोग लिख दें क्या? टेक्सटाइल को भी थी सर एक्साइज में। हाँ जी, टेक्सटाइल को भी थी सर। टेक्सटाइल को भी है। यस, एक्साइज में सर। ओके, सर यहाँ पे जैसे कोविड का केस भी कवर कर सकते हैं। कोविड का केस तो अगेन पूरे इंडिया के लिए हो गया, तो है तो सर पब्लिक इंटरेस्ट में। हाँ है पब्लिक। हाँ दवाइयों को तो एग्जाम्पशन मिला ही, कोविड वैक्सीन पे सर। लेकिन उसके लिए ऑर्डर तो आया नहीं, वो तो पूरा ये लेके आए थे नोटिफिकेशन। एक भी एग्जांपल नहीं ऑर्डर का। अन्वेश, डू यू हैव एनी एग्जांपल वेयर द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद ऑन एनी ऑर्डर? Not that I can think of, sir. Not that I can think of. अच्छा, इसके बारे में बताओ, ये सर्कुलर से कैसे एग्जाम्पशन दे दिया इन्होंने? That is a clarificatory circular, sir. That वो circular से exemption दिया नहीं. वो ADB Act जो there are other acts which actually gives general exemption from taxes. नहीं, The circular is just clarifying that position. करेक्ट, but they are saying services provided by IFC and ADB are exempt from GST in terms of this act. It means that these acts are overriding GST. Yes, sir. सर Normally जीएसटी when वेवर स्कीम का क्या होगा? जीएसटी वेवर स्कीम जो आया था 11(2) से आया था, जीएसटी वेवर स्कीम 11(2) SPL 02 बोल सकते हो उसको। नहीं, एमनिस्टी स्कीम।
हाँ, नहीं उसका क्या हुआ? एग्जाम कर देंगे ना, वो तो कर दे, मतलब वेव कर देते हैं ना। नहीं उसका और इससे क्या रिलेशन है, ये नहीं समझ में आया। Okay, so there are two things, sir. First thing हम्म is, whenever we interpret, हम्म we put both the laws in two different baskets. One is international laws and one is domestic law. हम्म। International laws always override the domestic laws. ओके। जैसे हमारा जो we have an agreement with United Nations, we have हाँ। agreement with ADB, we have agreement with IFC. So whenever we have this international kind of law, that overrides the domestic law. GST being a domestic law is subservient to the international law. So if we go back and refer this IFC Act or the ADB Act, उसमें लिखा होगा कि it is because of the international treaty. Because of this, we will not collect the tax. So that is going to override GST. That is one thing. सेकेंड हम्म वन इज जो बोले कि वो वेवर स्कीम 11.2 से फ्लो नहीं करता है क्योंकि वो वेवर सिर्फ इंटरेस्ट और पेनाल्टी का है। हम्म 11.1 और 11.2 वेव्स ऑफ द टैक्स इटसेल्फ। नहीं नहीं। जैसे यूनाइटेड नेशन को वालों ने हम उनको एम्बेसी ये सबको कहा कि आप यूआईएन नंबर ले लो ताकि इनवर्ड सप्लाई का वो रिफंड ले सके। और कहाँ एग्जाम्पशन है यूनाइटेड नेशंस ये सबको कहाँ लिखा हुआ हमने ये कि आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्प्ट होगा? इट्स अ पार्ट ऑफ 11 बार 2017 सर, इफ आई रिमेंबर 11 देयर इज द नोटिफिकेशन 11 बार 2017 में है सर। 11 है, सॉरी 12 बार 2017। उसमें लिखा होगा, एक बार देखते हैं। चैरिटेबल गोइंग कंपोजिट गवर्नमेंट पंचायत नॉन टैक्सेबल नेपाल भूटान, ये अच्छा ये तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इनका आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्प्ट कहाँ लिखा हुआ है? हमने क्या मुझे याद आ गया, हमने क्या कहा था कि यूनाइटेड नेशन ये सब जो रिलीफ प्रोग्राम चलाते हैं दे डोंट चार्ज एनी कंसिडरेशन, तो इसीलिए देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ टैक्सेबिलिटी, दे आर नॉट सेलिंग एनी, उनका आउटवर्ड सप्लाई में वो कुछ सेल नहीं कर रहे। और ये आईडीबी एडीबी बैंक आईएफसी दे आर सेलिंग, देयरफॉर वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट का क्लॉज के कारण दे आर ओवरराइडिंग जीएसटी, तो वो पढ़ना पड़ेगा इसका मतलब। अब देखो ये सारे एग्जाम्पशन इन ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए। अच्छा मुझे एक बात बताइए अन्वेश, यू आर गिविंग एग्जाम्पशन टू सेबी व्हाई यू आर गिविंग एग्जाम्पशन टू आरबीआई? तो गिविंग एग्जाम्पशन टू सेबी आरबीआई, इज इट इन पब्लिक इंटरेस्ट? आईआरडीए There is public interest is presumed, sir, because they are also rendering some services. To now, RBI will be rendering services to other banks for which they will be charging money. SEBI also would be rendering certain services for which they will be again charging money. those So are and अच्छा come in and again, when we refer to the SEBI Act and RBI Act, there is no specific provision for being exempt from taxes. And because there is no specific exemption in those respective laws, there is a specific exemption given in GST. Now it is interesting, Anvesh, the exemption given to SEBI has been withdrawn. This exemption has been withdrawn. Now why they have withdrawn it? Let me show you. Serial number 33 and 30. Exemption given to RBI has been withdrawn. The organization specific exemption, they all have been withdrawn. ये services by SEBI विड्रॉ हो गया। वन कब से विड्रॉ हुआ? 18 जुलाई 2020 विड्रॉन। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेबी, ये पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे हो गया? सेबी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ओनली अ हैंडफुल ऑफ जनरल पब्लिक आर वेरी, मतलब सेबी डज नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू जनरल पब्लिक, और इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू जनरल पब्लिक बट बाय and it does not charge anything like investor education protection fund. They take the money from consumer fund and they give advertisement in the newspaper etc, these kind of services, but they actually collect the fees from the corporate. Why the exemption was given under section 11 subsection 1? It should not have been there. I believe SEBI is one of those services. What they also provide is now section 123, 124, 125 of the Companies Act में. If I don't claim my shares or dividend for the first 7 years, then the shares get transferred to my IEPF account. And for me to apply from there, again, I believe I have to pay some charges there. No charges. जब मैं IEPF फॉर्म 5 भरूंगा, कोई चार्जेस नहीं। जिनेश जी, आईपीएफ में कोई चार्जेस नहीं है सर। कोई चार्जेस नहीं है ना, वही मुझे याद आ रहा था। हाँ कोई चार्ज। and whether there are charges for RTAs who function under IEPF account. मुझे लगता है ये सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में जो पैसे जाते हैं ना, वहीं से इनको फंडिंग हो जाती है, इसीलिए कोई चार्जेस। सो वन थिंग दैट दीज एग्जेम्पशन टू ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग इंडस्ट्री बोल रहे थे हम लोग कि यहाँ पर इंडस्ट्री आ सकती है या नहीं आ सकती, तो और ये स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को आप एग्जाम्पशन दे रहे हैं अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, इट हाउ इट कैन बी फॉर ए पब्लिक इंटरेस्ट? तो मे बी दे हैव करेक्टली विड्रॉन इट। और देखते हैं और किसको सर्व
एग्जामेशन दे रहे हैं। चलिए ये तो ठीक है, जनरल पब्लिक ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न, इसको पढ़ लेंगे 11(1) के बेसिस पे, लेबर सर्विसेज वगैरह वगैरह, स्पेसिफिक सर्विस टू म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सब में लिखा हुआ भी है। अनरजिस्टर्ड पर्सन स्मॉल अमाउंट को वो एग्जाम कर रहे हैं 5,000 रुपीज, और सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ये तो फीफा है, करेक्ट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, फीफा जो वर्ल्ड कप है उसका एग्जाम्पशन इन्होंने दिया। यहाँ पर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं थी हमारे साथ। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में वहां हो रहे हैं, कहाँ, अहमदाबाद में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, उनको क्या एग्जाम्शन मिलेगा? बिकॉज दे विल बी चार्जिंग टिकट्स, तो उनके लिए भी एग्जाम्शन का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा? May come, sir. Depends on every sport. अच्छा, ये जो जनरल वनडे या 2020 होता है आईपीएल को छोड़ के, उसमें टिकट प्राइस एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? सर टैक्सेबल है आई थिंक। There was that restriction also that 500 rupees per person. हाँ, 500 रुपया का तो है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के लिए या किसके लिए? वो recognize sporting events के लिए, हाँ, उसमें क्रिकेट नहीं आता है। उसमें क्रिकेट नहीं आता है। नहीं आता है, recognize sporting के लिए वो there are those organizations, so Indian Olympic organizations वगैरह वगैरह, उसमें बीसीसीआई का नाम शायद नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। अभी देख ले कौन सा सीरियल नंबर में आएगा, एकदम लास्ट में मुझे याद आ रहा है। इसको हम लोग को देखना होगा, पासपोर्ट वीजा एंड डेथ सर्विसेज, पासपोर्ट बाय ओनली इंडियन गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट। ये रहा स्पोर्टिंग इवेंट 81 84 रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट इसमें। लेकिन यहाँ भी फिर इन सबके लिए दे हैव सेड कि अप टू ₹500 ही एग्जेम्प्ट है। इसमें क्रिकेट आएगा अनुवेश? वो recognize sporting event is defined, sir. हाँ हाँ, वो डिफाइंड है, उसमें आएगा, क्रिकेट है, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है। बीसीसीआई है, आईपीएल नहीं है। ये वुमेन्स है, उधर मेंस। कॉमनवेल्थ गेम्स कौन करवाता है? ठीक है, ठीक, वापस आते हैं सेक्शन 11। सर जो आप टूरिस्ट का बोल रहे थे ना, किसका? टूरिस्ट के लिए एग्जाम्शन क्यों है? टूरिस्ट के लिए? हाँ मतलब वो जो बाहर गुड्स लेके जाते हैं उनको एग्जाम्शन है, मतलब रिफंड मिल जाता है ना उनको। हाँ, टूरिस्ट को रिफंड मिलता है, करेक्ट। हाँ वो तो मतलब जो टैक्स नहीं, रिफंड क्यों मिलता है कि जीएसटी जो है कंजम्पशन बेस है ना सर, उसकी हाँ, वजह वो से। तो ठीक है, ठीक है। करेक्ट। लेकिन वो exemption so the refund का rules is not notified, no sir. हाँ, वो रूल है नोटिफाइड, वो It is एप्लीकेबल ही नहीं हुआ अभी तक। वो टाइगर विदाउट टूथ है। तो एक्सप्लेनेशन। अच्छा अनुवेश, इसका कुछ याद आ रहा है? गवर्नमेंट हैज इश्यूड एनी क्लैरिफिकेशन आफ्टरवर्ड? चलिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, यस। There are cases, sir. There is, I believe, one case. Well, give me some time, so I'll come back on this. There is a case. For the purposes of this section, where an exemption in respect of any goods or services or both from the whole or part of the tax levied thereon has been granted, absolutely, that is without condition. The registered person supplying such goods or services or both shall not collect the tax in excess of the effective rate on such supply of goods or services or both. तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, आप उस पर टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे। अगर टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बावजूद आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। देखिए, स्टेट जीएसटी में सबसेक्शन 4B है, जो सेंट्रल जीएसटी में नहीं है, और हर एक स्टेट जीएसटी में ये सबसेक्शन 4 है। उसमें लिखा हुआ क्या है कि जो भी नोटिफिकेशन यहां आएगा, it will be deemed that the state has also issued that notification. Any notification issued by the central government under section 11(1) or order issued under section 11 subsection 2 of the said section of CGST Act 2017 shall be deemed to be a notification or as the case may be an order issued under this act. यहां पर एक सवाल जरूर उठता है कि इन्होंने स्टेट एक्ट में लिख दिया, क्या ये यही चीज रेट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है इन्होंने? जैसे सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में जो नोटिफिकेशन आते हैं, सेंटर नोटिफिकेशन निकाला, क्या हर एक स्टेट को वो पैरेलल नोटिफिकेशन निकालना मैंडेटरी है? यस सर। हाँ है सर, स्टेट को तो निकलना पड़ेगा ना। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जीएसटी 9 जीएसटीआर 1 जो जनरल नोटिफिकेशन है, क्या वो भी जैसे एक्सटेंशन ऑफ टाइम 73 74 का है, वो भी हर एक स्टेट गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा? हाँ सर, 73 74 के लिए निकालते भी हैं, वेबसाइट पे अपडेट रहती है सर, स्टेट पे अपडेट रहती है, वो जनरली मिलती भी नहीं है हमें। और सर जितने स्टेट वाले हैं वो स्टेट का ही मानते हैं, वो सेंट्रल का मानते नहीं है सर, बहुत कम मानते हैं। बहुत कम मानते हैं। मुझे एक बात यहां पर और भी आ रही है कि वाई दे हैव सेड दैट कि एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन तो हम डीम्ड मान लेंगे, स्टेट का भी है, वो रेट नोटिफिकेशन में भी लिख सकते थे, जनरल नोटिफिकेशन में भी लिख सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? क्या कारण हो सकता है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? ये सर, ये फेडरलिज्म इन नेचर है ना स्टेट का। हमारा हाँ। जो ये है फेडरलिज्म इन नेचर। तो यहाँ फेडरलिज्म खत्म हो गया क्या सबसेक्शन 4 में? सर कमिश्नर को भी ओन पावर दिया है ना, ओन नोटिफिकेशन या रेट रिडक्शन या लेट फी एग्जाम्पशन का
उनको भी तो पावर दिया गया है, शायद उसके लिए स्टेट वाइज भी वो कर सकते हैं। अच्छा, अमित जी ने जो बात बोली है उससे मुझे एक चीज याद आ गई। जो पिक्चर रिलीज होती है, फिल्म्स रिलीज होती है और वो एग्जाम्शन देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्जाम्शन दे देती है। यस सर। रेट नोटिफिकेशन में आया 14+14, स्टेट यस गवर्नमेंट सर। ने कहा कि हम इसको एग्जाम करते हैं तो 14% एग्जाम्ट हो जाता है तो रेट नोटिफिकेशन, फिर वो एग्जाम्शन निकालते हैं। हाँ, तो वो तो स्पेसिफिक केस में कर ही सकते हैं। रेट नोटिफिकेशन को आप डीम्ड मान लीजिए, सेंटर का रेट नोटिफिकेशन को आप डीम्ड मान लीजिए स्टेट नोटिफिकेशन का है, क्या दिक्कत थी? और फिर एक्सेप्शन में वो एक और नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। और वो जो फिल्म का एग्जाम्शन का वो जो नोटिफिकेशन देते हैं, कोई नोटिफिकेशन किसी स्टेट का मिल जाएगा तो उसको पढ़ना आसान हो जाएगा। वो नोटिफिकेशन फिर किस सेक्शन में निकालते हैं? 11(1) में निकालते हैं। फिल्म एग्जाम्शन नोटिफिकेशन जीएसटी, एनी स्टेट नोटिफिकेशन। देखते हैं इसमें कुछ नोटिफिकेशन मिल जाए तो हम लोग को तो बस यही देखना है कि कौन सा सेक्शन यूज करते हैं। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रीइंबर्समेंट ऑफ स्टेट जीएसटी ऑन सिनेमाटोग्राफिक शोज ऑफ सिनेमा टाइटल द कश्मीर फाइल। तो सर्कुलर सर्कुलर निकाल दिया, नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला इन्होंने। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज डायरेक्टेड टू अलाउ फॉर स्टेट जीएसटी बेनिफिट टू द cinematography film shows of the movie The Kashmir Files. Accordingly, it is permitted to reimburse state GST on entry from exhibition of this film in cinema theaters. The cinema theaters shall neither make increase in the amount of entry fee nor shall make any change in the capacity of seats of different classes. The registered taxpayer during the period of reimbursement allowed by this order shall not charge state GST from the customers, and tickets will be sold at a price reducing the amount of state GST. The tickets sold for entry to exhibition of film Kashmir File during the period of this order shall bear prominently the word state GST not collected by the orders of the government of Karnataka. The registered taxpayer of cinema theatres shall file returns and deposit tax on the entry fee charged from the customers on entry to exhibition from its own resources in similar manner. मतलब पहले वो स्टेट जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा और फिर सिनेमा ओनर अपने पॉकेट से 10 रुपया गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, फिर उनसे रिफंड लेगा। अन्वेश, एनी आइडिया? They are cleverly calling this as a reimbursement rather than refund because it does not fall under Section 54. Okay. So this is an activity beyond GST, not an activity within GST. So they are saying follow GST, don't collect from the customer, you pay from your pocket, but then we will reimburse. क्या तरीका है बताइए, और कोई मिल जाए? There is another movie called Charlie that also got the same exemption, कौन सा? reimbursement. कौन सा? Charlie. चार्ली? Charlie. नॉर्थ ईस्ट वाले पाए? नहीं, this is a movie on some dog. अच्छा, कश्मीर फाइल भी है। वो तो देखा ही। अरे देखते हैं ये क्या लिख रहा है। राज्यसभा में ये डिस्कशन हुआ, एग्जाम्पशन ऑफ फिल्म फ्रॉम जीएसटी, वेदर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जाम फिल्म्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2DD, इफ सो अंडर व्हाट पॉलिसी और नोटिफिकेशन, हाउ मेनी फिल्म्स विल एग्जाम। ठीक है, आंसर फाइनेंस मिनिस्टर का। अंडर सेक्शन 11, तो 11(1) रिप्रोड्यूस कर, ये कब का है? 20 मार्च 2018 का है। तो ये तो कह रहे हैं कि 11(1) में एग्जाम्शन दे सकते हैं और 1 जुलाई 2017 से अब तक का जब ये क्वेश्चन है तो कोई एग्जाम्शन नहीं दी गई। ये तो कह रहे हैं 11(1) में तो कर्नाटका वाला का एग्जाम्शन नोटिफिकेशन तो मिला नहीं है, सर्कुलर मिल रहा है हम लोग, और सर्कुलर में भी एग्जाम नहीं कर रहा है, पहले दो फिर रीइंबर्समेंट ले लो, तो दो ही क्यों? Because to exempt under 11, GST Council has to agree. So no GST Council will agree for exempting one movie. ठीक बोल रहा। ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका देख लिया, ये रहा सर्कुलर, ये रहा जीएसटी एग्जाम्पशन अन्ना कन्नड़ मूवी। इसको देखते हैं ये कैसे कर रहे हैं, 2024 का है। अन्वेश, कैन यू रीड दिस? इज दिस नोटिफिकेशन? अन्वेश, Yes, sir. So this is also a case of reimbursement. दिस इज ऑल्सो केस ऑफ रीइंबर्समेंट। Reimbursement. ओके, GST ಹಿಂಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ हाँ, this is the same one what we read in English. First you pay and then get the reimbursement. ओके, सब लोग रीइंबर्समेंट ही दे रहे हैं क्या? ये भी रीइंबर्समेंट है, गुजरात वाला। ऊपर से क्लेम एंड रियम्बर्समेंट लिखा हुआ। गुजरात भी रीइंबर्समेंट दे रहा है, तो ये क्या क्या तरीका हुआ भाई? और उधर संसद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रहा है कि 11(1) में नोटिफिकेशन निकालना है, ये नोटिफिकेशन निकाल नहीं रहा है। सर हाँ, सर ये जीएसटी का 2 टायर स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव एग्जेम्पशन टू पर्टिकुलर स्टेट, और वो भी खाली एसजीएसटी। इसीलिए वो पे टैक्स पे करके रिफंड ही क्लेम कर सकते हैं। अगर एग्जेम्पशन देना होगा तो सेंटर और सभी स्टेट को एक साथ ही देना होगा। ये मैकेनिज्म पॉसिबल ही नहीं कि खाली आप सीजीएसटी 9% चार्ज करो और एसजीएसटी 9% चार्ज ना, इसलिए खाली यही ऑप्शन अवेलेबल है। और इसका क्या रीजन है कि वो स्टेट जीएसटी के सबसेक्शन 4 में लिख रहा है कि जो भी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आएगा वो हम डीम्ड मान लेंगे सेंटर का, और ऐसा 9(1) में नहीं लिखा हुआ, बाकी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है। कुछ तो कारण रहा होगा। हाँ सर, कुछ तो कारण होगा, देखो मालूम नहीं है मुझे भी, बट
कोई रीजन होगा। My Unless wild guess is, sir, that the state wants to retain their autonomy of collecting higher amount of taxes if they want to. they cannot, because without GST Council recommendation they cannot, and GST Council recommendation is binding on the state. Only acts recommendation relating to acts are not binding. Law is not binding, but these notifications are binding. Circulars they can come out with their own. GST Council का recommendation का जरूरत नहीं है जो वो circular लेके आते हैं तो। और अभी ये जो मैं कह रहा हूँ वो GST Council में भी